हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारा IRMS और BRMS। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उर्मिका गुणांक, रिफिल फैक्टर, उर्मिका गुणांक। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उर्मिका गुणांक का मान निकालते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि बेटा उर्मिका गुणांक बोलते कैसे है, कि उर्मिका गुणांक होता क्या है, कि रिपल फैक्टर क्या होता है। तो दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता या धारा एक दिशीय अवश्य होती है। जो दृष्टकारी होता है हमारा, दृष्टकारी हमने बताया था आपको, दृष्टकारी क्या करता है, AC को किस में चेंज करता है, DC में। तो जो दृष्टकारी से जो प्राप्त धारा होती है, या कहें हम दृष्टकारी से प्राप्त धारा या वोल्टता, ये एक दिशीय का मतलब इसकी दिशा क्या होती है, एक दिशीय अवश्य होती है, परंतु समय के सापेक्ष क्या होती है, ये नियत होती है। समय के सापेक्ष कैसी होती है, ये समय के सापेक्ष नियत, टाइम के सापेक्ष कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट। निर्गत धारा या वोल्टता में शेष स्पंदन, तो दृष्टकारी से जो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट जो प्राप्त होता है, उसमें जो शेष स्पंदन रह जाते हैं, ये शेष स्पंदन ही उर्मिका कहलाते हैं। जो निर्गत धारा या निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, उसमें जो शेष स्पंदन हो जाते हैं, वो शेष स्पंदन ही क्या कहलाते हैं, स्पंदन ही उर्मिका कहलाते हैं। शेष स्पंदन ही क्या कहलाते हैं बेटा, उर्मिका। दृष्टकारी की निर्गत वोल्टता या धारा की मिश्रणता का मापन दृष्ट घटक के सापेक्ष उर्मिका के प्रभावी मान से किया जाता है। क्या कहें हम, दृष्टकारी की जो दक्षता बोल लो, उसका जो मान किसके सापेक्ष होता है, उर्मिका गुणांक के सापेक्ष होता है। तो उर्मिका गुणांक होता है, उर्मिका गुणांक की जो परिभाषा होती है, उर्मिका गुणांक क्या होता है, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर को किससे निरूपित करते हैं, R से। उर्मिका गुणांक को हम स्मॉल r से निरूपित करते हैं। तो उर्मिका गुणांक R बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है, निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान वटे या अपॉन निर्गत औसत या दृष्ट घटकों का मान। तो रिफिल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, R बराबर होता है निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का मान बटे निर्गत औसत या दृष्ट घटकों का मान। या कहें हम R बराबर, यदि प्रत्यावर्ती करंट के रूप में ले रहे हैं तो R बराबर IAC बटे IDC। हम वोल्टेज के रूप में ले रहे हैं तो R बराबर क्या मिलेगा बेटा, BAC बटे BDC। ये फॉर्मूला ही क्या कहलाता है आपका, रिपल फैक्टर। और इसका प्रतिशत मान निकालना होता है तो इनटू क्या कर देते हैं हम, 100। तो रिपल फैक्टर जो होता है, निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान बटे निर्गत औसत या दृष्ट घटकों का मान। और निर्गत संकेत की तरंग प्रतीक
प्रकृति का निर्धारण उनका गुणांक द्वारा ही किया जाता है। जो आउटपुट सिग्नल होते हैं उनकी तरंग प्रकृति का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? रिपल फैक्टर के द्वारा। इसलिए रिपल फैक्टर एक इम्पोर्टेंट है। और रिपल फैक्टर का मान क्या बताया हमने बेटा कि निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान बटे निर्गत औसत या दिष्ट घटकों का मान। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का मान निकालते हैं। फॉर्मूला बना बेटा इसका R बराबर, यदि करंट के रूप में ले रहे हैं तो IAC बटे IDC इंटू 100%। IAC और IDC का हम मान निकाल चुके हैं, IRMS का भी मान निकाल चुके हैं। इसको डालें हम समीकरण 1। वी न्यू दैट I स्क्वायर RMS इक्वल होता है I स्क्वायर AC प्लस I स्क्वायर DC। तो यहाँ से हम I स्क्वायर AC की वैल्यू निकालते हैं। तो I स्क्वायर AC के वैल्यू निकालेंगे, ये I स्क्वायर DC का जाएगा नेगेटिव में। तो क्या मिलेगा? I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC। या I स्क्वायर AC। रिपल फैक्टर में क्या चाहिए हमको? IAC बटे IDC। तो यहाँ से I स्क्वायर AC बटे I स्क्वायर DC। देखो I स्क्वायर AC बटे I स्क्वायर DC कब बनेगा? जब इस पूरे इक्वेशन में हम किसका भाग लगाऊं? I स्क्वायर DC। तो I स्क्वायर AC में I स्क्वायर DC का भाग लगाया। इधर क्या मिला बेटा? I स्क्वायर RMS अपॉन I स्क्वायर DC माइनस 1। यहाँ से IAC अपॉन IDC की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट के अंदर I स्क्वायर RMS बटे I स्क्वायर DC माइनस 1। ये किसका मान मिला हमको? IAC बटे IDC का। IAC बटे IDC क्या होता है? हमारा रिपल फैक्टर। लेकिन लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे कि IAC IRMS का जो मान निकाला था हमने, IRMS था बेटा I0 अपॉन 2 MIDC, या औसत दिष्ट बोलता है या IDC। इसका मान निकाला I0 बटे पाई। तो I स्क्वायर RMS और I स्क्वायर DC, या कहें IRMS और IDC के मान रखें इस समीकरण में और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? देखो IAC अपॉन IDC अंडर रूट के अंदर IRMS का मान क्या है बेटा? IRMS I0 अपॉन 2, IDC I0 अपॉन पाई। तो IRMS इसको ऐसे लिखते हैं, चलो IRMS का मान हो गया I0 बटे 2। इसका क्या कर दो? होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा I0 स्क्वायर अपॉन 4। IDC का मान क्या है? I0 बटे पाई, और इसका क्या करें? स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर बटे I0 स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। I0 स्क्वायर से I0 स्क्वायर कैंसिल, और पाई का वैल्यू कितनी होती है? 3.14। और पाई का क्या करें हम? स्क्वायर। और इसको स्क्वायर करने के बाद यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये हमको मिलेगा बराबर 1.21। इसको डाला समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से यदि मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का मान निकालूंगा तो IAC बटे IDC का मान क्या है? 1.2 इंटू 100%, या मैं बोलूँ रिपल फैक्टर R बराबर 121%।
तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बेटा जो रिफिल फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.21 या 1.2 या 1 to 1% या 121%। अतः स्पष्ट है कि अर्धतरंग दष्टकारी में प्रत्यावर्ती धारा घटक दष्ट धारा के औसत मान से अधिक होगा, इसलिए बिना फिल्टर के अर्धतरंग दष्टकारी एक अच्छी युक्ति होती है। जो इसके लिए रिपल फैक्टर का मान है वो क्या आया है, ज़्यादा आया है। तो इसलिए स्पष्ट है कि अर्धतरंग दष्टकारी में जो प्रत्यावर्ती धारा घटक है दष्ट धारा के औसत मान से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए अर्धतरंग दष्टकारी में हमें कोई फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है। दष्टकारी क्या होता है बेटा, एसी को डीसी में चेंज करता है। और दष्टकारी रेक्टिफायर कितने प्रकार के थे हमारे, दो प्रकार के, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में कोई फिल्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है। या मैं कहूँ हाफ वेव रेक्टिफायर में फिल्टर की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर है उसका मान कितना निकाला, 121%। अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी का मान या प्रत्यावर्ती घटकों का मान दष्ट घटकों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा दष्टकारी की दक्षता या अर्धतरंग दष्टकारी की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसे हम निर्गत दष्ट शक्ति तथा निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात द्वारा ज्ञात करते हैं। अर्थात जो दक्षता होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता या बोले हम रेक्टिफायर की दक्षता, उसका जो फॉर्मूला होता है वो निर्गत दष्ट शक्ति बटे निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात। एफिशिएंसी दक्षता को हम निरूपित करते हैं ईटा से। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता या ईटा बराबर जो फॉर्मूला होता है बेटा, निर्गत दष्ट शक्ति, क्या बोले हम, इनपुट डीसी पावर व निवेशी आउटपुट, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति। आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर क्या कहलाता है बेटा, किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी या दक्षता। प्रतिशत में तो इंटू 100% या ईटा बराबर जो बनता है बेटा पी डी सी बटे पी ए सी इंटू 100%। आउटपुट डीसी पावर बटे अपॉन इनपुट एसी पावर का जो रेशियो होता है वही बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होता है। तो ईटा बराबर पी डी सी अपॉन पी ए सी इंटू 100%। इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले किसका मान निकालना है, पी डी सी का मान, और उसके बाद क्या निकालेंगे हम, पी ए सी का मान। फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल कराया था मैंने आपको, उसके अंतर्गत बताया था, प्रैक्टिकल था आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम। उसके अंतर्गत कि हमें जो पावर का मान होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, उसमें पावर का फॉर्मूला बताया था P बराबर I²R। और ये कहाँ से निकाला था, P बराबर क्या होता है बेटा VI, और I बराबर V बराबर क्या होता है IR। P बराबर VI और V बराबर IR। तो V की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा I²R। तो P बराबर होता है I²R और R क्या है लोड प्रतिरोध, तो P बराबर क्या बनेगा बेटा I²RL। तो हमें किसका मान निकालना है अब, DC का। तो PDC क्या बनेगा, PDC बराबर I²DC इंटू RL। ये हो जाएगी हमारी आउटपुट डीसी पावर। जबकि PAC
PAC क्या बनेगी हमारी, I स्क्वायर RMS इंटू RF प्लस RL। क्यों? क्योंकि बेटा इस कंडीशन के अंतर्गत जो इनपुट पावर है उस कंडीशन के अंतर्गत AC का मान क्या हो गया, जो AC होगी वो क्या होगी IRMS। उस कंडीशन के अंतर्गत जो डायोड है उसका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। उससे निरूपित किया हमने RF से। डायोड का रेजिस्टेंस किससे निरूपित किया हमने, RF से। और लोड प्रतिरोध का रेजिस्टेंस क्या है, RL। और दोनों के दोनों कैसे लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो कुल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा बेटा, RF प्लस RL। एवं करंट की वैल्यू क्या आएगी, IRMS। तो PAC या बोले हम Pin, जो निवेशी पावर है वो किसके बराबर होगी, I स्क्वायर RMS इंटू RF प्लस RL। देखो क्या मिलता है बेटा, आपके पास PDC की वैल्यू है, PAC की वैल्यू है। यदि इसको मैं समीकरण 1 डालूं और इसको डालूं समीकरण 2, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से वैल्यू कहाँ पुट करें हम, वैल्यू समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा, ईटा बराबर PDC क्या होगा, I स्क्वायर DC RL। PAC क्या बनेगा, I स्क्वायर RMS RF प्लस RL इंटू 100%। ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। लेकिन अभी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था IDC की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, I0/पाई, जबकि IRMS की वैल्यू क्या निकाली थी, I0/2। तो IDC और IRMS की वैल्यू यदि हम इस समीकरण में पुट कर दें तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम देखते हैं, ईटा बराबर I स्क्वायर DC। IDC का मान क्या है बेटा, ये हो जाएगा I0 स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर इंटू RL बटे I स्क्वायर RMS I0 स्क्वायर बटे 4 इंटू RF प्लस RL। ये होगा हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। तो I0 स्क्वायर से I0 स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा। तो ईटा बराबर क्या बनेगा, 4/पाई स्क्वायर। यदि मैं RL को क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, देखो RL यहाँ है, इस RL को मैं नीचे लाऊंगा तो क्या बनेगा आपका 1 प्लस RF/RL इंटू 100%। ये निकली आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। ये कैसे बना, इस RL और यहाँ से मैं RL बाहर निकालूंगा तो इसमें क्या आएगा, RF/RL, यहाँ RL/RL। तो RL/RL क्या हो गया, 1 हो गया। RF/RL, यहाँ जो RL था इस RL से ये RL ऊपर वाला RL क्या हो गया, कैंसिल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी की वैल्यू आती है वो 4/पाई स्क्वायर 1 प्लस RF/RL इंटू 100%। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। और पाई की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ईटा बराबर मिलेगा 4.1/1 प्लस RF/RL %। ये जो वैल्यू होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के इक्वल होती है। क्योंकि RF इज वेरी वेरी लेस देन क्या होता है, RL की तुलना में जो डायोड होता है उसका जो अग्र फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस की तुलना में क्या होता है, लेस देन होता है। जब RF की वैल्यू लेस देन है तो RF/RL इज वेरी वेरी लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो RF/RL 1 से कम है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत ईटा बराबर क्या मिलेगा बेटा, 1.6%।
क्योंकि आर एफ वेरी वेरी लेस देन आर एल, तो आर एफ बटे आर एल वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये आर एफ अपॉन आर एल के क्या छोड़ देंगे, अपना कन 1 के छोड़ देंगे। तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो हाफ वेव रेक्टिफायर के ईटा की जो वैल्यू मिलेगी 41.6%, और ये जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है बेटा, मैक्सिमम। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 41.6% होती है। किसी किसी बुक में ये बेटा ये 40.6% भी मिल सकती है, क्योंकि पाई को 3.14 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और पाई को 22/7 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पॉइंटों में अंतर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी और हाफ वेव रेक्टिफायर का रैपिड फैक्टर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन। वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज रेगुलेशन है बेटा, इसके लिए देखो हम बीडीसी का जो मान आया था वो किसके इक्वल आया था, IDC इंटू RL, और IDC का मान कितने आया था, IDC बराबर मिला था आपको I0 बटे पाई, और I0 किसके बराबर था, E0 बटे RF प्लस RL। तो VDC किस पर निर्भर कर रहा है, IDC या RL के ऊपर। VDC की जो वैल्यू है वो किस पर निर्भर है, IDC या RL पर। अर्थात लोड प्रतिरोध RL या दष्ट धारा IDC में परिवर्तन होने से निर्गत वोल्टता स्थिर नहीं रह पाती। यदि हम IDC या RL में यदि परिवर्तन करते हैं तो BDC का मान क्या होगा, स्थिर नहीं होगा, क्योंकि BDC की वैल्यू किस पर डिपेंड है, IDC एंड RL पर। तो लोड धारा से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन का वोल्टता नियमन से क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। और वोल्टता नियमन दष्टकारी के लोड प्रतिरोध से लोड हटाने पर, अर्थात यदि हम RL बराबर क्या करें, इनफाइनेट पर निर्गत वोल्टता का पूर्ण लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता के सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। अर्थात जो वोल्टता नियमन होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है VR बराबर, वोल्टेज रेगुलेशन को किससे लिखा हमने, VR से, VR बराबर VDC नो लोड, VDC नो लोड माइनस VDC फुल लोड अपॉन VDC फुल लोड, और प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100%। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होगा या शॉर्ट में बोले हम, VR बराबर क्या होगा, VDC नो लोड माइनस VDC फुल लोड बटे VDC फुल लोड इंटू 100%, या लिखे हम VR VDC नो लोड को शॉर्ट में लिखा हमने NL माइनस VDC फुल लोड को क्या लिख दिया FL अपॉन VDC फुल लोड को क्या लिख दिया FL इंटू 100%। ये जो अनुपात होता है वो किसके इक्वल होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के इक्वल। और VDC किसके इक्वल था, IDC इंटू RL, और IDC किसके इक्वल था,
आई नॉट बटे पाई, और आई नॉट किसके इक्वल था बेटा, ई नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एल। तो देखो बीडीसी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, वीडीसी बराबर ई नॉट बटे पाई आर एफ प्लस आर एल इंटू आर एल, या आर एल को मैं नीचे लेके आऊँगा, क्या मिलेगा, वी डी सी बराबर ई नॉट बटे पाई 1 प्लस आर एफ बटे आर एल। ये वैल्यू किसकी होगी, वी डी सी की। और वी डी सी क्या करें हम, नो लोड, वी डी सी नो लोड। वी डी सी नो लोड कौन सी कंडीशन में होगा, जब आर किसके बराबर हो, इनफाइनाइट के। तो यदि इसमें आर का मान इनफाइनाइट रखूं तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट क्या होगा, 1/0, 0 ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा 0। उस कंडीशन में बी डी सी नो लोड है वो किसके इक्वल मिलेगा, ई नोट अपॉन पाई के। जो बी डी सी नो लोड की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, ई नोट अपॉन पाई के। एवं बी डी सी फुल लोड, बी डी सी फुल लोड की इक्वल वैल्यू, फुल लोड को लिखा हमने एफ एल से, किसके इक्वल मिलेगी, ई नॉट अपॉन पाई 1 प्लस आर एफ बटे आर एल। बी डी सी नो लोड की वैल्यू है हमारे पास, बी डी सी फुल लोड की वैल्यू है। ये इसको डाले समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 से यदि समीकरण 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो किसका मान मिल जाएगा आपको, वोल्टेज रेगुलेशन का। देखो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन वी आर क्या था, बीडीसी नो लोड। बीडीसी नो लोड की वैल्यू क्या है, ई नॉट बटे पाई माइनस बीडीसी फुल लोड। बीडीसी फुल लोड की वैल्यू क्या है, ई नॉट बटे पाई 1 प्लस आर एफ बटे आर एल अपॉन बीडीसी फुल लोड। और वीडीसी फुल लोड की वैल्यू क्या है, ई नॉट बटे पाई 1 प्लस आर एफ बटे आर एल इंटू 100%। देखो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। वी आर ई नॉट बटे पाई इधर भी है, ई नॉट बटे पाई इधर भी है, और ई नॉट बटे पाई इधर भी है। यदि मैं ऊपर से ई नॉट बटे पाई कॉमन लेता हूं तो ऊपर से ई नॉट बटे पाई नीचे के ई नॉट बटे पाई से कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ बटे आर एल अपॉन 1 प्लस। तो देखो बेटा बीडीसी फुल लोड बटे बीडीसी नोडों को सॉल्व कर रहे हैं। ई नॉट बटे पाई यहाँ से कॉमन लेके ई नॉट बटे पाई से कैंसिल, ऊपर क्या मिला 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ बटे आर एल, नीचे क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ बटे आर एल। ध्यान से देखना बेटा, ई नॉट बटे पाई था, देखो ये ई नॉट बटे पाई यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा हमको 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ बटे आर एल। ये ई नॉट बटे पाई से ये ई नॉट बटे पाई क्या हो गया, कैंसिल। लेकिन नीचे भी तो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ बटे आर एल, तो 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ बटे आर एल। और देखो ऊपर एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस आर एफ बटे आर एल। इस वाले एलसीएम से ये 1 प्लस आर एफ बटे आर एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखना बेटा क्या बनेगा, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल एलसीएम था आपका 1 प्लस आर एफ बटे आर एल का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, तो 1 प्लस आर एफ बटे आर एल माइनस क्या बचा 1 बटे 1 प्लस आर एफ बटे आर एल, ऊपर क्या चला जाएगा 1 प्लस आर एफ बटे आर एल इंटू 100%। 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल से 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल क्या हो जाएगा, कैंसिल।
+1 -1 कैंसिल, तो वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू मिलेगी हमको RF/RL × 100%। ये जो वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम प्रतीक शिखर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए प्रतीक शिखर वोल्टता एवं निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक, या बोले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज एवं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फूरियर घटक या फूरियर विश्लेषण। उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे कंप्लीट करते हैं।